क्योंकि जज साहब हमारे बीच में हैं, वो कहते हैं कि हम दूर से आए हैं, जाना भी है, तो मैं आप लोगों के सामने माननीय जज साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। वो हमारे बीच में आए और ये मूवमेंट यानी बहुजन समाज को पूरे देश में जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार व्यक्त करें, और वो भी इस एज में रिटायर होने के बाद भी लगे हुए हैं। इसी तरह से दुनिया के यानी पूरे देश के जो जज साहिबान हैं, चाहे जिला अदालतों के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी यदि कुछ काम समय निकाल के लग जाएं तो समाज के लिए एक प्रेरणा का कितनी बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। इस संबंध में दो ही चीज़ों को देखते हैं, एक महाराष्ट्र से आते हैं वो जीवी कौल साहब हैं और एक ये जज साहब हैं, तो इस तरह से अन्य जज हैं वो भी यदि इसको फॉलो करें तो कम से कम समाज में जागृति आ सकती है। आदरणीय जज साहब। साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज गौतम साहब की ओर से ये ऑल इंडिया बहुजन एकता एवं समता मिशन पर आप सभी की उपस्थिति और अभी यहाँ पोडियम से कुछ वक्ताओं के संबोधन को सुना, बातें सब एक ही हैं। बहुजन समाज के साथ जो अन्याय प्राचीन काल से होता आया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी 75 साल 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कुछ सुधार अवश्य है, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ है जो पूर्णतया होना चाहिए था। सभी सामाजिक न्याय के संगठन जो मैं समझता हूँ कि भारत में लाखों की संख्या में है, इस ओर लगे हैं और 85% बहुजन जो 1931 की जनगणना से स्थापित है, उसकी एकता और उसके अधिकारों का अभाव अभी तक है। यह बहुत सोच का विषय है। हम 85% बहुजन, 15% सब जन या सामान्य जन या अगड़ा या पिछड़ा जो भी कहिए, उनके साथ बोने साबित हो रहे हैं। अपने अधिकारों की मांग 85% वर्ग उस वर्ग से कर रहा है जो अल्पमत में है, और जबकि भारत में प्रजातंत्र है, मताधिकार है, तो भाई अल्पमत बड़ा होगा या बहुमत बड़ा होगा, इस पर विचार करना। इससे पहले कि मैं और बातों को उठाऊं, तो गौतम साहब ने अपने संबोधन में कहा था कि मैं जुडिशरी के ऊपर कुछ प्रकाश डालूं कि किस तरह की व्यवस्था है। संविधान में उच्च न्यायपालिका, जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आता है, और अधीनस्थ न्यायालय, दोनों की ही व्यवस्था है। अधीनस्थ न्यायालयों में आरक्षण लागू हुआ तो कुछ लोग उच्च न्यायपालिका तक पहुंचे, बहुत रेयर। मैं भी उन्हीं में से एक हूं जो उच्च न्यायालय तक गया, लोअर जुडिशरी से गया हूं, जो सीधी भर्ती कॉलेजियम से होती है। यदि मैं लोअर जुडिशरी से न जाता तो शायद उस कॉलेजियम सिस्टम से मैं न जा पाता। उच्च न्यायालयों की भर्ती एक परंपरा है, इस पर कोई कानून नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालयों के जजों से 33% लोग लिए जाएं।
और बाकी 67% यानी 2/3 वो सीधी भर्ती के लिए जाएंगे। ये एक परंपरा चली है, इस पर कोई कानून नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था ही सब कुछ। अगर देखा जाए तो यही व्यवस्था हम बहुजनों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। कहीं पर भी यदि कुछ होता है तो जो लोग कुलीन वर्ग के पहले से नीति नियंताओं के पदों पर बैठे हैं वो आपको आगे जाने नहीं देते। और अगर आप किसी भी प्रकार से अपने सभी अधिकारों को, सभी बैरियर्स को पार करते हुए वहां तक पहुंच भी जाते हैं तो आपके मामले को कहीं ना कहीं उसको उलझा देते हैं। और उलझाने का मतलब क्या होता है? आप समझते हैं कि आप न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय में बैठे लोग वही कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए हैं जो पेपर जस्टिस करेंगे, लेकिन मानसिकता उनकी वही कुलीन वर्ग की होगी कि वो किसी भी प्रकार से आपके बहुजन के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इक्का दुक्का आदमी कोई आया भी यदि, और विशेष रूप से अगर देखा जाए अधीनस्थ न्यायालय से जाने वाले लोग ही आपको कुछ बहुजन समाज के लोग उच्च न्यायालयों में मिले, लेकिन उनकी कार्य अवधि जो होती है वो मुश्किल से 5 या 6 साल से होती है, क्योंकि 58-55 साल की उम्र में उनको लिया जाता है और 62 साल की रिटायरमेंट की एज होती है। तो जो स्थिति वहां पर होती है उनकी, वो एक सेकंड जज के रूप में होती है। फर्स्ट जज बेंच में जो होता है वो वही रहता है जो कॉलेजियम सिस्टम से कुलीन वर्ग से आया हुआ है। तो ये व्यवस्था आप रोज सामाजिक मंचों पर सुनते होंगे, लेख भी इस पर बहुत आते हैं, वीडियो भी आते हैं कि जिसका बाप जज रहा है, जिसका दादा जज रहा है, उसी का आगे बेटा और पोता वो जज बन रहे हैं। क्या उनके आगे किसी और समाज के लोगों में जज बनने की योग्यता नहीं है? योग्यता है, और जो जज बने हैं उन्होंने स्थापित भी की है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को वो योग्यता दिखाई नहीं देती है। वहां पर केवल वही अपना वर्ग दिखाई देता है कि मुझे किस जाति का हूं, मुझे किस जाति के बढ़ाने हैं और किस जाति के घटाने। यदि किसी प्रकार से कोई दिखावे के लिए कोई SC ST या OBC के किसी व्यक्ति को ले भी लिया जाता है तो वो ऐसे व्यक्ति को लिया जाता है जो किसी भी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश न बन पाए। उसकी उम्र के हिसाब से उसको ऐसी जगह रखा जाएगा ताकि वो किसी भी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश न बन पाए। और जो प्रशासन है वो मुख्य न्यायाधीश ही चलाता है, चाहे वो हाईकोर्ट हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट। तो जो उसको अपने समाज के लिए आवाज उठानी चाहिए वो आवाज दबके रह जाती है। इसलिए हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं, देखते हैं कि क्या बहुजन के जो लोग आए हैं, जो उच्च न्यायालयों में जज रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी इक्का दुक्का रहे हैं, तो क्या उनकी योग्यता जो कुलीन तंत्र के, कुलीन वर्ग के लोग आए हुए थे, क्या उनसे कभी कम रही है? मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यदि तुलनात्मक निर्णयों की स्थिति देखी जाए तो बहुजन समाज का कोई भी जज जो आया है वो उनसे बेटर ही रहा है, कभी उससे कम नहीं रहा है। परंतु एक धारणा बना रखी है कि आरक्षण उच्च न्यायपालिका में नहीं दिया जा सकता। मालूम है कि जो कुछ तैयारी होगी, जो कुछ देश में स्थापित करना होगा,
वो उच्च न्यायपालिका से ही होगा, जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय में हमने आरक्षण दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय के लोग कितने 50 से बाद में 58-55 साल की उम्र में हाईकोर्ट में अगर आएंगे भी तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कॉलेजियम सिस्टम बदलना होगा, इसके लिए आवाज उठानी होगी। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन की ओर से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की डिमांड मैं समझता हूं पिछले 25 साल से लंबित है और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने में क्यों हिचकिचाहट? कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए एक कमीशन और बनाया गया था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था। उसका हश्र क्या होगा? उसको भी न्यायपालिका ने ही समाप्त कर दिया। न्यायपालिका ने जिस प्रकार से उसे समाप्त किया है, उसको यदि पढ़ा जाए तो उसमें जो सुधार की आवश्यकता थी उसको दोबारा बनाने में कौन सी ममानियत है? क्यों नहीं बनाया जा सकता दोबारा? क्या ये आवाज उठी? इस आवाज को उठाना होगा। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दोबारा बने, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन, तभी जाकर बहुजन समाज के अधिकारों की स्थापना हम कर सकते हैं और जहां अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। समय समय पर निर्णय दे दिए जाते हैं कि ये आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े नहीं है, इस वजह से इस व्यवस्था को नहीं किया जा सकता है, और जातिगत जनगणना आप कराना नहीं चाहते। आंकड़े अगर आएंगे तो जातिगत जनगणना से आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप वही स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आपके लोग जो उच्च न्यायपालिका में बैठे हैं वो ये निर्णय दे दें कि आंकड़े नहीं है, इसलिए पिछड़ी जातियों को ये आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और वो आंकड़े जुटाने के लिए जो तंत्र है भारत सरकार के ऊपर पास, भारत सरकार उस जातिगत जनगणना को कराना नहीं चाहती। तो ये सब ऐसे विषय हैं जो बहुत कम समय में ज़्यादा उल्लेख में नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी चल रही है जो मानसिक सोच की है। अब वो मानसिक सोच वाले लोग, कुलीन वर्ग के लोग ही उन स्थानों पर बैठे हुए हैं जहां से आपके अधिकारों को स्थापित कराया जाना होता है, और वो उन्हें स्थापित नहीं होने देते। उनमें कोई ना कोई लफड़ा डालकर आपको रोक देते हैं, और फिर न्यायपालिका में मामला चला जाता है, और गांव की कहावत है कि गई भैंस पानी में। अब तो इंतजार करिए कब जजमेंट हो। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रातों रात लागू कर दिया गया। 15% समाज को 10% आरक्षण और 52% ओबीसी को 27% आरक्षण। जरा आप इसका रेशो निकाल कर देखिए। उनको 67% दे दिया आपने और ओबीसी समाज को 58% दिया। टोटल का यदि आप निकाल के देखिए, क्या ये अन्यायपूर्ण नहीं है? क्या इस पर कोई आवाज उठी? क्या हमारे राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने संसद में एक मत से सबको इसको एक ही दिन में पारित करा दिया, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई? यदि ईडब्ल्यूएस आपको लागू ही करना है तो ईडब्ल्यूएस पूरे समाज के लिए लागू होना चाहिए था, हर वर्ग के लिए लागू होना चाहिए था। तो ये भी मांग उठानी चाहिए और कुछ मंचों से उठ रही है कि ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरीज के गरीबों को मिलना चाहिए।
अब ये सब चीजें चलते चलते कब पूरी होंगी? आंदोलन है, चल रहे हैं, संगठन है, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एकता की कमी की वजह से नीति नियंताओं के कानों पर जो नहीं रेंग रही है। इसलिए सबको सोचना होगा कि एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाएं। हर संगठन को चाहिए कि वह दूसरे संगठनों के साथ मिलकर अपनी आवाज उठाए। अभी राष्ट्रीय स्तर पर हमने सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस की स्थापना की है, जिसके कन्वीनर जस्टिस ईश्वरिया साहब, जो एनसीबीसी के चेयरमैन भी रहे हैं, उसके कन्वीनर हैं और मैं उसका चेयरमैन हूँ। और उस संस्था के साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी सामाजिक न्याय के संगठन हैं वो अपना अस्तित्व बरकरार रखते हुए उससे जुड़े और जो भी कार्यक्रम या आंदोलन वो चलाएं, अपने स्तर पर चलाएं, लेकिन एक आवाज सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस के साथ रखें, ताकि दूसरे संगठन जो उससे जुड़े हुए हैं वो भी आपके प्रोग्राम में आए और आप संयुक्त रूप से उस आवाज को उठा सकें। ये एक प्रयास है, इसमें आप लोगों का सहयोग, जो भी जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, इस पर विचार करें। कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि साहब ये तो एक संगठन एसआरए यानी सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस, एक संगठन लाखों संगठनों की जगह एक संगठन और हो गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमने बताया कि ये वो संगठन नहीं है, ये संगठनों का संगठन है। इसकी सदस्यता जो सोशल जस्टिस पर कार्य कर रहे संगठन है वो ग्रहण करेंगे और अपने कार्यक्रम चलाएंगे, अपना अस्तित्व बरकरार रखेंगे। बस फर्क कितना पड़ेगा कि यदि आज गौतम साहब ने अपने संगठन से कार्यक्रम शुरू किया है तो दूसरा संगठन ये सोच रहा है अरे नहीं, वो तो गौतम साहब का प्रोग्राम है, हम उसमें जाकर क्या करेंगे। लेकिन गौतम साहब भी यदि एसआरए के सदस्य हैं और एसआरए के सदस्य सभी हैं तो गौतम साहब के उसमें प्रोग्राम में आने के लिए सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस सबको प्रेरित करेगा कि एकता के साथ आवाज उठाने के लिए उस कार्यक्रम में चला जाए। तो उस पर विचार करें। आप हर संगठन अपनी कार्य प्रणाली को महज शहरों और कस्बों तक सीमित न रखें। अपने उद्देश्य को, अपनी कार्य प्रणाली को देहातों तक ले जाएं। जब तक हम देहातों तक नहीं जाएंगे, जब तक हम देहात के व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि संविधान क्या है और संविधान में तुम्हारे अधिकार क्या है, तब तक हम कुछ सभाएं करके और अपनी आवाज एक मेमोरेंडम के रूप में देकर अपनी आवाज को या अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी गिनती कहीं नहीं होती है। लेकिन जब वो देहात का आदमी जागृत हो जाएगा तो वो आपके साथ एकत्रित होकर आपके संगठन की शक्ति को बढ़ाएगा और संगठन की शक्ति से आप एक ऊंची आवाज में अपनी बात को कह सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा न कहते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को अवश्य विचार करें। आपके पास पैसा है तो पैसे से, आपके पास योग्यता है तो योग्यता से, आपके पास समय है तो समय से सामाजिक कार्यों में अवश्य भागीदारी बने और उसको एक अपना आदर्श बनाकर पे बैक टू सोसाइटी करते हुए सामाजिक अधिकारों की स्थापना करें और बहुत संयुक्त रूप से अपनी आवाज को उठाकर गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने का प्रयास करें। इसी के साथ अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी शक्ति है हम बहुजनों के पास और वो है हमारा मताधिकार।
हम उस मताधिकार को केवल उस व्यक्ति के रूप में, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करें जो हमारी बात को आगे उठाएगा, हमारी बात को आगे बढ़ाएगा। उसको हम किसी भी प्रकार से प्रभावित होकर, लालच में या किसी प्रकार से जाति, बिरादरी, धर्म या संप्रदाय से प्रभावित होकर हम उस मताधिकार का दुरुपयोग न करें। अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि 85% बहुजन की सरकार भारत में ही नहीं सभी प्रदेशों में न। धन्यवाद।